हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो डाला था कोरोना के लिए क्या रेमेडी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए। और मैं आप सब लोगों का बिल्कुल सहृदय धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा रिस्पांस उस वीडियो को मिला जितना कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। और स्पेशली मेरे पास कॉल्स आए ये कहने के लिए कि लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो इस अच्छा लगा मुझे, इस तरह की चीज़ों से एंकरेजमेंट मिलती है, हमें भी इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज, जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसको शेयर करें लोगों के साथ। और आपके सभी सजेशंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके जो भी सजेशंस हैं उनको फॉलो करूँ और अपने वीडियो में इंक्लूड करूँ। अब उसी से इंकरेज होते हुए मैं एक नेक्स्ट वीडियो उसी श्रृंखला में लेकर आई हूँ आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से रिलेटेड है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे घर में आती हैं या जो भी ग्रॉसरी हम ला रहे हैं, ये काफ़ी सारे डाउट्स इस समय हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि नॉनवेज खाना है नहीं खाना, अंडे लाने हैं नहीं लाने, किस तरह का नॉनवेज परमिसिबली हम खा सकते हैं। और किस तरह से बीच में तो ऐसा भी ट्रेंड आया था कि जब लोगों ने सब्जी खाना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। तो वो सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से कुछ प्रिकॉशंस है जो अगर हम ले लें तो उसके साथ हम सब्जियों को भी सेफली यूज़ कर सकते हैं, लंबे समय तक उसे स्टोर भी कर सकते हैं और उसे कंफर्टेबली स्टरलाइज करके, सैनिटाइज करके प्रॉपर तरीके से खा भी सकते हैं। तो देखिए, सब्जियों के बारे में जब मैंने रिसर्च करी तो मेरे आगे कुछ चीज़ें आई, काफ़ी सारे, अगेन मैंने टाइम भी इसीलिए लग गया मुझे सेकंड वीडियो लोड करने में, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स को गो थ्रू किया, रिव्यू आर्टिकल्स देखे, इवन सब्जियों के बारे में डिटेल्ड स्टडी करी। तो सबसे पहले जो स्टडी मैंने करी उसमें जो सबसे पहले चीज़ मेरे सामने आई वो ये थी कि बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। नंबर 1 होता है डर्टी डजन और नंबर 2 है क्लीन 15। डर्टी डजन जो है वो एक ऐसी सब्जी या ऐसे फ्रूट्स की लिस्ट है जो कि उन फ्रूट्स और उन सब्जियों को करस्पॉन्ड करती है जो जिनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का असर रहता है या जिनके ऊपर पेस्टिसाइड की लेयर पाई जाती है। ये एक 12 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे क्लासिफाइड किए गए हैं जिनके ऊपर पेस्टिसाइड्स की लेयर पाई जाती है। ये हर साल लिस्ट रिन्यू होती है, जो कि डिफरेंट बॉडीज़ जैसे WHO या EP, जो भी बॉडी, आई एम नॉट श्योर कौन सी बॉडी इसको डील करती है, लेकिन ये लिस्ट है, आपको काफ़ी जगह इसका रिसर्च पेपर्स में भी जिक्र मिलेगा। ये हर साल रिन्यू होती है और ये बेसिकली उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डील करती है जिनके ऊपर पेस्टिसाइड, ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनके ऊपर पेस्टिसाइड की लेयर पाई जाती है वो डर्टी डजन में आते हैं। और ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनके ऊपर पेस्टिसाइड की लेयर नहीं पाई जाती वो क्लीन 15 में आते हैं। तो डर्टी डजन में कौन कौन से आते हैं हमारे, हम जल्दी से देख लेते हैं। स्ट्रॉबेरीज हैं, है ना, स्ट्रॉबेरी आई थिंक सब समझते होंगे। स्पिनच यानी पालक है ना। देन हमारे पास नेक्ट्रीज हैं, केल है। देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे पीचेस हैं, चेरीज़ हैं, पियर्स हैं, है ना। जैसे ये सब जितने भी हैं हमारे, नेक्टरीज का मतलब होता है शहतूत। देन टमाटो है, पटैटो है, ये सब जो है ये हमारे डर्टी डजन में आते हैं, यानी कि ये वो कैटेगरी है जिसके ऊपर के पेस्टिसाइड की लेयर पाई जाती है। देन क्लीन 15 कौन से हैं? एवोगैड्रो है, स्वीट कॉर्न है, पाइनएप्पल है, ओनियन है, पपाया है, स्वीट पीस है, एग प्लांट यानी कि बैंगन है, एस्पेरेगस है यानी कि स्पैरो ग्रास है, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, कैंटालोप्स यानी कि खरबूजा है, ब्रोकोली हम सब जानते हैं आजकल बहुत फेमस है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, बिल्कुल गोभी की जो फैमिली है कॉलीफ्लावर की उसी का मेंबर है। देन मशरूम है, कैबेज है, हनी ड्यू मेलन यानी कि आपका जो तरबूज है, वाटरमेलन है, वो भी इस कैटेगरी में है। एंड देन कीवी हम सब जानते हैं, न्यूजीलैंड में ये कीवी जो है ये भी एक टाइप का फ्रूट होता है। देन अगर हम, ये तो इसका एक सिंपल क्लासिफिकेशन हुआ, तो यदि हम देखें तो जो डर्टी डजन वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं जिनके ऊपर हमेशा
पेस्टिसाइड की एक लेयर पाई जाती है, उनके ऊपर उनको तो सदैव ही हमें अच्छे से कंटेमिनेशन फ्री करके यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरोना आज है, नहीं भी है तो भी इस तरह का जो डर्टी डजन वाला ग्रुप होता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा इसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, इसको प्रॉपरली क्लीन करें बिफोर यूज़। एंड देन जो क्लीन 15 है, ऑफकोर्स क्लीन तो हमें उससे भी करना चाहिए, लेकिन उसका क्लीन करना इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उसे क्लीन करने के लिए, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड का लेयर नहीं होता। तो ये तो इस बेसिस पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनको जिनके ऊपर पेस्टिसाइड की लेयर पाई जाती है वो डर्टी डजन, और जिनके ऊपर पेस्टिसाइड की लेयर नहीं पाई जाती है वो क्लीन 15। लेकिन अब अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कैटेगरीज जो उससे बनती हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी है वो होती है हार्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जैसे पम्पकिन हुआ, आपका बनाना हुआ, यैम हुआ, वाटरमेलन हुआ। देन जो नंबर 2 कैटेगरी है आपकी वो बनती है टेंडर स्किन वेजिटेबल्स की, जिनकी की हल्की टेंडर सॉफ्ट स्किन होती है, जैसे कि ग्रेप्स हुए, जैसे टमाटो हुए, जैसे रेडिश हुआ, जैसे कैरेट हुआ। और जो नंबर 3 कैटेगरी बनती है उसमें आते हैं हमारे सभी GLV, ठीक है, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे स्पिनच है, मेथी है, पालक, स्पिनच पालक ओली, कोरिएंडर है, पुदीना है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब जो सवाल आता है हमारे आगे सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये आता है कि किस तरह से हम इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मार्केट से लाके सैनिटाइज कर सकते हैं, या सैनिटाइज ना बोलूँ, सैनिटाइज का मतलब वही है कि हम इसको कंटामिनेशन फ्री कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम इसके ऊपर कोई केमिकल सैनिटाइजर नहीं डालेंगे, हम क्या ऐसा बेसिक हमारे किचन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके ऐसा कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटामिनेशन फ्री हो जाएं। ऑफकोर्स आप देखेंगे तो आपको बहुत जगह ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या क्लीनिंग होती है। मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको साइंटिफिक लिंक प्रोवाइड करूँ, ये भी आपको साथ में बताऊँ कि क्यों जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और साथ में मैंने ये सभी रिसर्च पेपर से डेटा इंटीग्रेट किया है। आप देखते होंगे कि हर वीडियो में मैं साइड में एक रेफरेंस भी कोड कर रही हूँ, जो रिसर्च पेपर्स इनके ऊपर पब्लिश्ड हैं, जो इसको साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल सहित बताती हूँ, एक बहुत कॉमन जो आपने अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी भी देखी होगी, अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी जब लॉकडाउन को ईजी करा गया था, तो उसमें इंस्ट्रक्शन में भी ये लिखा था कि आप जो भी सब्जियां लाएं उसको मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं उसके सॉल्यूशन में वॉश करें, ठीक है ना। लेकिन ये एक प्रूव्ड रिसर्च है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है, प्लस जो बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स अगर किसी भी सब्जी या किसी भी फल पे रह गई है तो उसको क्लीन करने की पावर होती है, प्लस क्लेंजिंग एक्शन उसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये चीज़ें जो रिसर्च पेपर्स इनको प्रूफ करते हैं उनको भी मैंने कोड किया है ताकि साइंटिफिकली भी आपको उसको समझने में आसानी हो जाए। अब एक सबसे पहले यदि हम क्लास 1 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, जिनको मैंने आपको बताया कि जो भी हार्ड स्किम्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम जो भी मार्केट से सब्जी लाते हैं, सबसे पहला स्टेप तो हमें ये करना है कि हम ट्राई करें कि कोई पॉलीथीन बैग न ले जाएं, कार्डबोर्ड के अंदर ले आएं, या अगर पॉलीथीन बैग कुछ ले जाते भी हैं तो सबसे पहले उसे लाके हमें बाहर ही टेबल के ऊपर रख देना है, और फिर टेबल के ऊपर उसे कुछ देर तो पड़े रहने देना है। एंड देन उसके बाद हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक बहुत ही केयरफुली सब्जी को निकाल के, ये तो डायरेक्टली उसे फ्रिज ट्रे में निकाल कर, अगर कोई पॉलीथीन या कपड़े का बैग ले गए तो उसको डायरेक्टली हम वॉश कर दें, या थोड़ी देर धूप के अंदर हल्का सैनिटाइज़र बाहर डालकर, और थोड़ी देर धूप में भी यदि हम छोड़ देंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली कंटेमिनेशन फ्री हो जाएगा। 24 आवर्स तक तो हम फ्रूट वेजिटेबल को डायरेक्टली लाकर फ्रिज में जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर छोड़ दें, और खुद हम अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश कर लें या सैनिटाइज कर लें, और अगर पॉसिबल हो सके तो हम अपनी क्लोथिंग भी चेंज कर लें तो ये अच्छा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सैनिटाइज भी कर लें तो भी ओके है। देन 24 आवर्स तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखने के बाद हम जो इसका प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। इसका जो प्रोसेस है उसको देखेंगे कि किस तरह से हमें इसे फाइनली ट्रीट करना है बिफोर कुकिंग।
तो उसके बाद यदि हम चाहें तो केवल जो सब्जी हमें यूज़ करनी है या जो फ्रूट्स हमें यूज़ करने हैं उनके साथ भी प्रोसेस कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो पूरी की पूरी सब्जी को हम ट्रीट कर लें और ट्रीट करके अच्छे से स्टोर करके रख दें। देखिए, दो तरीके। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। क्लास 1 जो वेजिटेबल्स हैं जैसे ऑरेंज है, बनाना है, पम्पकिन है, यैम है, वाटरमेलन है, इनको हमको सबसे पहले एक पानी लेना है, हल्का गुनगुना, ना जब बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। उसके अंदर 1 स्पून बेकिंग सोडा मिक्स करना है और थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स करना है, और उसके अंदर इन वेजिटेबल्स को लगभग 15 मिनट्स के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। देन इसके बाद हमको एक एक वेजिटेबल उसमें से निकालनी है और रनिंग कोल्ड वाटर में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, रनिंग कोल्ड वाटर में हमें इन्हें क्लीन करना है। यदि हार्ड स्किम्ड वेजिटेबल है तो हम डायरेक्टली कोई ब्रश लेंगे, उस ब्रश को ये बेकिंग सोडा और लेमन का जो हमारे पास में पानी का मिक्सचर बना है उसमें रिंस करेंगे, हल्का सा डिप करेंगे, और फिर ब्रश से भी हम इस वेजिटेबल को रब कर सकते हैं। यदि ब्रश से नहीं कर पा रहे तो हैंड से ही रनिंग वाटर में आप इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लें, है ना। बेकिंग सोडा और लेमन का जो सोल्यूशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन होता है। दोनों के दोनों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक मतलब जर्म्स को किल करने की प्रॉपर्टी होती है ना। एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी होती है बेकिंग सोडा में, कि कोई भी अगर ऐसा वायरल अटैक है किसी वेजिटेबल पे तो उसको भी वो क्लेंस कर सकता है, और साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड्स हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर लेयर होती है उसको भी बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से ख़त्म करता है, क्लीन करता है। तो हमने पहले पानी में बेकिंग सोडा और लेमन का सोल्यूशन करा, उसके अंदर हमने कुछ देर तक अपनी वेजिटेबल्स को छोड़ दिया, और उसके बाद 10 to 15 मिनट्स छोड़ने के बाद हम एक एक वेजिटेबल को निकालते गए। रनिंग कोल्ड वाटर के अंदर हमने उसको डाला और अच्छे से उस पूरे वेजिटेबल को क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद हम इसे पोंछकर एक साफ जगह पर रखते गए। इसके बाद पोंछने के बाद हम इसे अच्छे से अगर स्टोर करना चाहते हैं तो किसी किचन क्लॉथ में रैप करके और साफ पॉलीथीन में डालकर इसे फ्रिज में हम स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। देन ये जो क्लास 2 वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिसमें हमने देखा था कि सिंपल टमाटो, रेडिश, कॉलीफ्लावर और कैनरीज थे, इसमें इसको हम क्लीन करने के लिए 1 पार्ट विनेगर लेंगे, मतलब 3:1 का विनेगर रेशो लेंगे। 3 पार्ट्स उसका वाटर होगा और 1 पार्ट विनेगर होगा, ठीक है। यानी 1:3 अगर बोले तो 1 पार्ट विनेगर होगा, 3 पार्ट वाटर होगा। उसका सॉल्यूशन बना लेंगे और उसमें इन वेजिटेबल्स को अगेन हम 15 to 20 मिनट्स छोड़ेंगे, है ना। हमको बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है। उसके अंदर हम इसे छोड़ेंगे, देन इसे बाहर निकालेंगे वेजिटेबल को 15 to 20 मिनट्स बाद, और इसको अच्छे से ड्राई कपड़े से साफ़ करके, हम चाहें तो ऐसा कैसे इन्हें किचन क्लॉथ में रैप करके और पॉलीथीन्स में रख के, जो सिंपल पॉलीथीन्स होती हैं उनमें रख के स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, और डायरेक्टली यूज़ करना हो तो हम उसके बाद डायरेक्टली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर जो तीसरी कैटेगरी होती है, मेथी, स्पिनच और कोरिएंडर जैसी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनके ऊपर इनको हम खाली नमक और पानी के सॉल्यूशन में भी हल्का वार्म कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हम हमेशा से करते हैं, आपने देखा होगा गोभी यदि बनानी हो तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है कि उसको हम पहले पानी और नमक के सॉल्यूशन के अंदर गोभी के पीसेस को बॉईल करते हैं। उसका यही उद्देश्य होता है कि कंटामिनेशन फ्री भी हो जाए और उसको फिर बनाने में भी कंफर्टेबल होती है। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन भी अपने आप में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरसिडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखता है, ठीक है ना। तो वो भी हम कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स। और कुछ बहुत ही कॉमन यहाँ पर आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं, जैसे लेमन जूस और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है। ये तो मैंने क्लास वाइज आपको बताया। यदि आप इतना नहीं करना चाहते तो जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एडवाइजरी दी है उसमें उन्होंने बताया कि आप बेकिंग सोडा और नींबू और इसका सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा और विनेगर का सॉल्यूशन बना लें, उनके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डालें एंड देन कोल्ड वाटर के अंदर उसको वॉश करें एंड देन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई सॉल्यूशन है। लेमन जूस बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन एक ऑप्शन है, लेमन जूस विनेगर का सॉल्यूशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगेन दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, दोनों ही एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एक्शन रखते हैं, क्लेंजिंग एजेंट्स हैं। एंड फिर विनेगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है। देन हम जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जैसा मैंने बताया, वो सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन के अंदर हम उन्हें वॉश करते हैं। और जैसे कैरेट और ब्रिंजल जैसी जो वेजिटेबल्स है उनको हम इमली के पानी में भी वॉश कर सकते हैं, है ना। इनकी भी, इन सभी के, लेमन हुआ, इमली हुआ, इन सब का ब्लीचिंग एक्शन होता है, क्लेंजिंग एक्शन होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरसिडल एक्शन होता है। एक बात यहाँ पे हमको और ध्यान रखनी है कि जब भी हम किचन में काम करें तो ये ज़रूरी होता है तो जो किचन इक्विपमेंट्स है हमारे वो भी क्लीन होने चाहिए। बार बार आप नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं, बार बार आप किचन की जो अलमीरा है उसके हैंडल को हाथ लगा रहे हैं, दरवाजे के हैंडल को हाथ लगा रहे हैं। सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड कि जो किचन इक्विपमेंट्स या जो चीज़ें किचन में भी आप बार बार यूज़ कर रहे हैं उनका सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से रिक्वायर्ड है। और किचन के चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए हम 1:1:3, 1 पार्ट विनेगर, 3 पार्ट्स वाटर और उसमें ½ स्पून सोडियम बाइकार्बोनेट या आपका जो बेकिंग सोडा होता है वो डाल के एक सॉल्यूशन बना लें। कई जगह नॉर्मली हम इसमें डिटॉल भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे हाथ बार बार वही चीज़ सब्जियों को लगेंगे तो अगर हम ये सॉल्यूशन बना लें, देखिए जो बेकिंग सोडा और विनेगर का जो सॉल्यूशन होता है उसके कॉम्बिनेशन से कार्बोनिक एसिड बनता है जो कि किचन एरिया को क्लीन करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये तो इवन कारपेट्स तक को क्लीन किया जा सकता है इसको। तो ये सेफ भी है, ये एडिबल चीज़ें हैं। अगर ये इस सॉल्यूशन का हाथ आपके खाने के किसी सामान में भी लग गया तो ये नुकसान नहीं करेगा। तो हम 1 पार्ट विनेगर, 3 पार्ट वाटर और उसमें ½ स्पून सोडियम बाइकार्बोनेट डाल लें। अगर आप चाहें तो इसमें डिटॉल के ड्रॉप डाल सकते हैं। यदि आप नहीं भी डालेंगे डिटॉल तो भी ये सॉल्यूशन सफिशिएंट इनफ है जिससे आप किचन इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज कर सकते हैं या स्टरलाइज कर सकते हैं, ताकि अगर यही हाथ आपका सब्जी में लगेगा तो इट विल हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि नॉन वेजिटेरियन स्टफ्स को लेके काफ़ी स्पेकुलेशन रहा है काफ़ी टाइम से कि अगर एग, बहुत सी जगह, आई डोंट नो, जिनमें तो एग शॉप और मीट शॉप भी खुली नहीं, और काफ़ी टाइम से हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली जनवरी से नॉनवेज नहीं चल रहा है क्योंकि यही सबके मन में डर रहा है कि कहीं नॉनवेज खाने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो नॉनवेज को भी हम अगर प्रॉपरली सैनिटाइज करें, प्रॉपरली क्लीन करें और प्रॉपर टाइम के लिए छोड़ के यूज़ करें तो इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि एग हैं, एग जब भी हम मार्केट से लाएं तो ये ज़रूरी है, पहले तो मैंने जैसा आपको बताया कि क्लीन एरिया में या फ्रिज में भी अगर हम रख रहे हैं तो प्रॉपरली फ्रिज के उस एरिया को क्लीन करके इसे कुछ समय के लिए हम 24 आवर्स के लिए छोड़ दें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। देखिए कोरोना वायरस एक वीक वायरस है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि WHO ने इसके लिए बताया है कि ये 24 टू, अगर मतलब इसका 24 से लेकर 72 आवर्स तक का इसका सर्वाइवल टाइम हो सकता है, लेकिन नॉट अ प्रॉब्लम अगर 24 आवर्स बाद हम इस किसी भी मटेरियल को प्रॉपरली सैनिटाइज करके यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा इसका सर्वाइवल नहीं रहेगा। और वैसे भी अभी का जो WHO का, हालांकि WHO ने भी पहले ये कहा था कि इसका ट्रांसमिशन एयर से नहीं होता है और इसका ट्रांसमिशन सरफेस से हो रहा है, लेकिन अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अभी जो उन्होंने लेटेस्ट बताया उसके हिसाब से इसका ट्रांसमिशन ज़्यादातर खाने की चीज़ों से नहीं हो रहा है, एयर ड्रॉपलेट से हो रहा है। लेकिन हमें सभी चीज़ों में सतर्कता बरतनी चाहिए। तो एग शेल्स के लिए हमें क्या करना है, 24 आवर्स टू 48 जितना भी हम मैक्सिमम इसे यूज़ करने से पहले टाइम पीरियड फ्रिज में रख सकते हैं उतना हम रखें। उसके बाद जब भी हमें यूज़ करना हो, या हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही हम मार्केट से लाए तुरंत हम इसको पहले सैनिटाइज कर दें एंड देन उसके बाद स्टोर करें, और फिर हम चाहें तो 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद ही इसे यूज़ करें। सैनिटाइज करने के लिए हमें करना क्या है कि एग शेल को या तो हम बिल्कुल माइल्ड सोप से पहले अच्छे से वॉश कर लें। ठीक है, हमने उसको ब्रश से माइल्ड सोप से जो उसका एग शेल है उसे अच्छे से वॉश कर लिया। सारा प्रोसेस जो है वो हम कोशिश करें कि ग्लव्स पहनकर और अपने हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज करके ही करें। या ग्लव्स नहीं पहन रहे तो हमारे हैंड्स अच्छे से सैनिटाइज होने चाहिए या सोप से वॉश्ड होने चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉश से वॉश्ड होने चाहिए। देन इसके बाद हम इसको क्लीन करें, एग्स को कोई माइल्ड सोप लेके, ब्रश लेके उसको अच्छे से क्लीन कर लें। एंड देन क्लीन करने के बाद हम इसे विनेगर और वाटर के सॉल्यूशन में, अगेन विनेगर और वाटर का सॉल्यूशन, विनेगर जो है यहाँ पर 3:1 का कॉम्बिनेशन वाटर इस टू विनेगर का रहेगा, 3 पार्ट्स वाटर एंड 1 पार्ट विनेगर जो हमने ऊपर बनाया था। ओनली विनेगर के सॉल्यूशन में हम इसे
छोड़ दें फॉर 20 मिनट्स एंड देन इसके बाद एक एक एग को हम निकाल के उसको क्लीन करके और एग ट्रे में जमा सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही प्रोसेस हमारा कोई भी नॉनवेज भी यदि हम लाते हैं तो नॉनवेज मटेरियल के भी लिए रहेगा। उसे भी हमें पहले लाकर अच्छे से क्लीन करना है। देन वाटर, विनेगर और सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसा नहीं है कि मीठा सोडा हम सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट कैन बी वेल यूज फॉर नॉनवेज मटेरियल ऑल्सो। इसके ऊपर काफ़ी मतलब रिसर्च पेपर्स में भी मैंने देखा है। और उसके बाद ये बात मैं आपसे कह सकती हूँ कि वो तो एक सिंपल एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एजेंट है, एंटी वायरल एजेंट है, सो इट कैन बी यूज्ड इन नॉनवेज ऑल्सो। और 20 to 30 मिनट्स के लिए इसे उसमें छोड़ा जा सकता है और उसके बाद इसकी ऊपर की स्किन को क्लीन करके हम अच्छे से साफ़ करके इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन मटेरियल जो लोग नॉनवेज यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि 40 to 45 डेज तक भी नॉनवेज जो है वो फ्रीज़र में अगर अच्छे से स्टोर किया जाए तो रह सकता है। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम उसे वाटर विनेगर या वाटर विनेगर लेमन प्लस सोडियम मीठा सोडा जो है हमारा उसके सॉल्यूशन के अंदर रख के अच्छे से क्लीन कर लें। जो भी एक्स्ट्रा स्किन है उसको हम रिमूव कर लें एंड देन वी कैन स्टोर इट प्रॉपरली। ठीक है, इसी तरीके से हम ग्रॉसरी को कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं। जो भी हम मटेरियल ला रहे हैं मार्केट से, जैसा मैंने आपको बताया, बाहर ही उसे एक टेबल पे रख दीजिए। वहीं पर उस पर या तो अगर हम कुछ ऐसे फुल पैकेट्स हैं, ब्रेड का पैकेट है, दूध का पैकेट है, तो हम उसे एक सोक्ड वेट एक क्लोथ ले लें, सैनिटाइज़र से उस क्लोथ को गीला कर लें और वो ब्रेड का पैकेट जो है उसको, ब्रेड का पैकेट या मिल्क का पैकेट, उसको पूरा उससे क्लीन कर लें। और जो भी हमारी ड्राई ग्रॉसरीज हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी लोशंस हैं या जो भी ऐसी ड्राई चीज़ें हैं, उनको तो हम सैनिटाइज करके और थोड़ी देर धूप में भी छोड़ सकते हैं, वो नेचुरली उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करेगा। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको मिलेंगी, जैसे मैगी के पैकेट वगैरह हैं, जिनको आप सोप वाटर के सॉल्यूशन में या अगेन वाटर विनेगर बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में डिप करके छोड़ दें। लेकिन जिन मटेरियल में आपको डर है कि ये जो सामान है इसके अंदर पानी एंटर कर सकता है, उनको आप डायरेक्टली एक वेट क्लॉथ को सैनिटाइज़र से भिगो के ही आप डायरेक्टली यूज़ करें। सैनिटाइज़र आप घर में भी बना सकते हैं, इट्स सिंपल, ज़रूरी नहीं आप मार्केट का सैनिटाइज़र यूज़ करें। आप कोई भी, हम लोग लैब में यूज़ करते हैं तो 70% अल्कोहल या 90% अल्कोहल को ही अच्छा सैनिटाइज़र मानते हैं, बट अल्कोहल इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो अल्कोहल में आप एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं थोड़ा, एंड देन अकॉर्डिंगली ग्लिसरीन वगैरह ऐड करके एक सैनिटाइज़र, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बट हाँ, आप होममेड सैनिटाइज़र सेफली यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली दैट इट शुड बी अल्कोहल ज़्यादा कंटेंट ना हो, बिकॉज अल्कोहल इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, वो स्किन प्रॉब्लम्स दे सकता है। सो इट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड विद अदर थिंग्स लाइक ग्लिसरीन एंड एलोवेरा जेल। तो वो उसके बारे में अलग बात करेंगे। या आप मार्केट से लाया हुआ सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं या घर पे बनाया हुआ, जो भी यूज़ कर रहे हैं, उससे पैकेट्स को प्रॉपरली सैनिटाइज करें। जहाँ तक हो सके किचन टाल्स या टाल को अच्छे से गीला कर लें एंड देन उससे पैकेट को क्लीन करें। नहीं तो जो पैकेट्स डायरेक्टली वाटर और सोप के सॉल्यूशन में डाले जा सकते हैं, 15-20 मिनट रखे जा सकते हैं, उन्हें आप डाल के कर लें। एंड जो पैकेट्स को आप नहीं डाल सकते उनको ऊपर से अच्छे से क्लीन करें और क्लीन करके ही अंदर लेकर आएँ। एंड देन इसके साथ हम अपने आप को अच्छे से, जब भी हम कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं कि सब्जी को या ग्रॉसरी को क्लीन कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हाथों को अच्छे से लिक्विड सोप से वॉश करें। और जहाँ तक हो सके अगर सोप अवेलेबल है और पानी अवेलेबल है तो हम लिक्विड सोप और पानी से ही अपना काम करें, क्योंकि ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करना भी, कुछ दिनों पहले ही पेपर में आया कि ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करने से भी स्किन को प्रॉब्लम्स होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं, तो अल्कोहल इज़ अ केमिकल, कहीं ना कहीं वो हमारी स्किन को प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो जहाँ तक हो सके हम हैंड वॉश का इस्तेमाल करें और हैंड वॉश का इस्तेमाल करके ही अपना जो है वो काम मतलब पूरा करें और उसी से हम सैनिटाइज होने की कोशिश करें और प्रिवेंशन लेते रहें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सभी में ये अवेयरनेस फैलाएं। और आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे भी वीडियो बनाने की इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू वेरी मच।